हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज करते हैं अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्टफल के जो संकुल है उनके अंदर CFT किस प्रकार से लागू होती है और किस प्रकार से डी कक्षकों का क्या कह सकते हैं विपाटन होता है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, यानी दो भागों में डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है डी कक्षकों का, उनके बारे में देखना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जो अष्टफल के संकुल है वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर होगी, किस कौन कौन से प्रकार के उनके अंदर संकरण होते हैं। तो अष्टफल के संकुल है उसमें केंद्रीय आयन 6 लिगेंडों से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय परमाणु, यानी केंद्रीय परमाणु है वो क्या होगा, 6 लिगेंडों से घिरा होगा। केंद्रीय परमाणु 6 लिगेंडों से घिरा होता है। अब 6 लिगेंडों से यदि कोई यानी केंद्रीय परमाणु घिरा हुआ है तो उसमें संकरण दो टाइप से हो सकता है। एक तो हम कह सकते हैं sp3d2 या कह सकते हैं d2sp3, यानी उनके अंदर संकरण कौन सा हो सकता है, एक तो हो सकता है sp3d2 और दूसरा हम कहें तो क्या कह सकते हैं d2sp3 होता है। अब किस प्रकार से उनका विपाटन होता है वो देखते हैं। तो इसकी ज्यामिति बनाते हैं पहले अष्टफलकी की, फिर इनकी क्रिया किस प्रकार से ये लिगेंड से अटैक करते हैं उनको देखते हैं। ये मेटल है, मेटल की 6 लिगेंड्स घिरे हुए रहते हैं। ये 6 लिगेंड्स है, इसको घेर रखा है इसने, यानी केंद्रीय परमाणु को 6 लिगेंड्स ने घेर रखा है। अब हमें पता है कि जो मेटल है उसको 6 लिगेंड्स ने घेर रखा है और 6 लिगेंड्स है वो इस पे क्या है, अक्षों पे है, यानी जो 3 अक्ष है उन्हीं अक्षों के ऊपर क्या है, लिगेंड्स है। यानी ये एक अक्ष है, ये अक्ष एक, ये दो, ये कह सकते हैं 3। यानी एक को हमने मान लो एक्स अक्ष मान लिया, दूसरे को हम क्या कहेंगे, वाई अक्ष, और तीसरे को हम क्या कह सकते हैं, जेड अक्ष। ये 3 अक्ष अपने एक्स वाई और जेड, और जो लिगेंड आ रहे हैं या लिगेंड अटैक कर रहे हैं केंद्रीय परमाणु पर, तो वो किस साइड से कर रहे हैं, अक्षों से कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, और ये कह सकते हैं जेड एक्सिस से क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लिगेंड है, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है और जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके डी कक्षकों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अब जो कक्षक इन लिगेंडों के एकदम कह सकते हैं दिशा में आएंगे,
यानी जिस साइड से लिगेंड्स आ रहे हैं उसी दिशा में यदि कोई कक्षक आता है यानी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। और जो एकदम सीध में या दिशा में नहीं आएंगे उनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। जैसे हमें पता है कि डी, जो डी कक्षक है वो विलगित अवस्था में कह सकते हैं यानी समरस यानी समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं, ये हमें पता है। अब जो डी कक्षक है, डी कक्षक है तो डी कक्षक कितने होते हैं, 5। 5 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, और फोर्थ कह सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट कह सकते हैं डी जेड स्क्वायर। इन पांचों की आकृति हमें ज्ञात है, हमें पता है कि आकृति इनकी क्या क्या बनती है, डी एक्स वाई की, डी वाई जेड की, डी जेड एक्स की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो डी जेड स्क्वायर की। इन तीन की कह सकते हैं अक्षों के मध्य में बनती है, यानी इन तीनों की जो आकृतियां बनती है वो हम कह सकते हैं अक्षों के मध्य में बनती है। ये हो गई अक्षों के मध्य में, ये हो गई तीन की आकृतियां, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की। इनकी स्ट्रक्चर यानी कह सकते हैं आकृति इस प्रकार से बनती है। जबकि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो आकृति बनती है वो क्या बनती है, अक्षों के ऊपर बनती है। क्या बनती है, अक्षों के ऊपर बनती है। ये कह सकते हैं इसकी और इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। अब ये आकृतियां इस प्रकार से बन गई, ये तो इनकी जो लूप है वो तो क्या अक्षों के बीच में है, जबकि इन दोनों कक्षकों के जो लूप है वो क्या है, अक्षों के ऊपर है। इसका मतलब जब अष्टफलकीय संकुल में जो कक्षक इन अक्षों के ऊपर आते हैं, मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनके आप ये क्या हो गए, इन अक्षों के ऊपर कह सकते हैं, इन अक्षों के ऊपर। अब इन लिगेंडों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन्स और इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। जिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होता है उसकी ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक होता है। जितना ज्यादा कह सकते हैं, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण ऊर्जा अधिक। जितना ज्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए इन दो कक्षों की ऊर्जा का मान तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि ये तीन जो कक्षक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें क्या है, ये क्या है, लूप है, इनके बीच में कह सकते हैं, यानी इस प्रकार से लूप है। तो इनके बीच में यानी लिगेंड इधर से आ रहा है तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण तो होगा, लेकिन जितना इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था उसकी बजाय क्या होता है, कम प्रतिकर्षण होता है। यानी जितना कम प्रतिकर्षण होगा उसकी ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो डी कक्षक है इनका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। लिगेंड की उपस्थिति से इन डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन यानी विभाजन, यानी दो भागों में डिवाइडेड, यानी दो सेट यानी दो समुच्चय बन जाते हैं। एक समुच्चय के अंदर तो ये दो आते हैं और एक समुच्चय के अंदर क्या आते हैं, ये तीन आते हैं। इन तीनों को हम बोलते हैं T2G, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, T2G। और इन दो कक्षकों के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक कहते हैं। ये तो बात समझ में आई कि अष्टफलकीय संकुल में किस प्रकार से इनका विपाटन होता है, क्यों विपाटन होता है। अब इनके आरेख के माध्यम से समझते हैं कि डी कक्षक का उनका विपाटन किस प्रकार से हुआ। मुक्त अवस्था यानी अब देखते हैं डी कक्षक है उनका विपाटन किस प्रकार से होता है, आरेख के माध्यम से देखते हैं।
1 2 3 4 और ये 5। ये पांचों क्या है? डी कक्षक, यानी कह सकते हैं मुक्त अवस्था में डी कक्षक। ये जो धातु आयन है उसके साथ सीधे सीधे जो डी कक्षक है वो क्या होते हैं? समभ्रंश होते हैं, यानी समभ्रंश कक्षक कह सकते हैं। समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक, ये क्या हो गए? समभ्रंश कक्षक हो गए। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेंगे इनकी ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समभ्रंश कक्षक। अब ये पांचों डी कक्षक जैसे ही किस लिगेंड के संपर्क में आए, जैसे ये पांचों डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में आए तो इनकी औसत ऊर्जा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कह सकते हैं डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा, यानी डी कक्षक यहाँ पे तो मुक्त अवस्था में थे तब, यानी पांचों डी कक्षक क्या थे? समान ऊर्जा के थे। पांचों डी कक्षक क्या थे? इक्वल एनर्जी के थे। अब जैसे ये लिगेंड के संपर्क में आए तो पांचों डी कक्षक औसत ऊर्जा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। औसत ऊर्जा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। कह सकते हैं ये पांचों कौन से हैं डी कक्षक? पता है आप लोगों को? तो ये कह सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये पांचों डी कक्षक है। अब जैसे ये लिगेंड की उपस्थिति में आए यानी तो उनकी औसत ऊर्जा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। अब औसत ऊर्जा का मान बढ़ गया तो अष्टफलक ये है, औसत ऊर्जा मान यहाँ तो बढ़ गया। अब इसके पश्चात जैसे ये कक्षक लिगेंडों के संपर्क में आए, अब जो कक्षक लिगेंडों की दिशा में थे यानी एकदम सामने थे तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो इनमें क्या हो गया? विपाटन हो गया। एंड दो भागों में ये क्या हो गए? डिवाइड हो गए। ये कक्षक थे पांचों, पांचों कक्षक क्या हो गए? दो भागों में डिवाइड हो गए। एक दो, एक तरफ तो दो गए और एक तरफ क्या आए? तीन कक्षक आए। इधर कौन से आए? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो डी कक्षक। और ये हो गए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये दो कक्षक। अब दो कक्षों में जो विपाटन हुआ, जो तीन कक्षक आए इनको हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं? T2G कक्षक कहते हैं। और जो दो कक्षक ऊपर गए उनको हम क्या बोलते हैं? EG कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं? EG कक्षक कहते हैं। दो ऊपर गए कौन से? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे रह गए कौन से? यानी जैसे ये कक्षक लिगेंडों के संपर्क में आए तो इन कक्षकों का क्या हो गया? दो भागों में विपाटन हो गया, मतलब दो भागों में डिवाइडेड हो गए। जिनमें ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ यानी लिगेंडों के क्या आ रहे थे? सीधे संपर्क में आ रहे थे, उनमें क्या हो गया? EG कक्षक और दूसरा कौन सा बांट दिया? T2G कक्षक। अब इन दोनों यानी इन दोनों जो कक्षक T2G और EG कक्षक है, इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। यानी इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सीधा सीधा कहें तो क्या बोलेंगे इसको? जो एनर्जी है, अंतर है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए इसलिए इसके क्या लगा देते हैं? ओ लगा देते हैं, डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। तो इसको किससे इंडिकेट कर दिया? डेल्टा ओ से। अब इन दोनों के बीच की यदि रेखा खींची जाए इस प्रकार से, यानी इसको बीच में इसकी रेखा खींची जाए
तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। क्या बोलेंगे, बेरी सेंटर बोलते हैं, बेरी सेंटर। इसको क्या बोला जाता है, बेरी सेंटर बोला जाता है। अब कुछ कक्षक क्या हो गए इस बेरी सेंटर से नीचे और कुछ क्या हो गए ऊपर। तो इनकी जो ऊर्जा है, यानी इसको इंडिकेट कर दो किससे, विपाटन ऊर्जा को डेल्टा नोट से। डेल्टा नोट से, अब डेल्टा नोट है, इसको हम किसके बराबर कह सकते हैं, 1 डेल्टा नोट बराबर क्या कह सकते हैं, 10 DQ होता है। कितना होता है, 10 DQ होता है। अब 1 डेल्टा नोट है, तो इसको हम इंडिकेट करें तो किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं इससे और इस क्षेत्र में, यानी ये तो क्या हो गया पॉजिटिव 0.6 और ये क्या हो गया नेगेटिव 0.4 डेल्टा नोट, और इसको भी कह सकते हैं डेल्टा नोट। अब इनका और इनका जो औसत आएगा, यानी बराबर, यानी इस बेरी सेंटर के ऊपर और नीचे दोनों का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। कैसे कह सकते हैं कि बराबर रहता है, कि सर ये तो क्या है 0.6 पॉजिटिव, कितने कक्षक है, 2 है, तो इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस के 1.2, और ये क्या है माइनस 0.4 इंटू 3 है, तो ये कितना होगा माइनस 1.2 हो गया। तो ये क्या आते हैं इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी इसके नीचे और इसके ऊपर का क्या कह सकते हैं, यानी इसका जितना औसत आएगा वहीं पे बराबर आएंगे, तो ये रहता है। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, डी कक्षकों का विपाटन होता है ऑक्टाहेड्रल के अंतर्गत है। ये डेल्टा नोट का मान केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड पर उपस्थित आवेश के कारण उत्पन्न जो क्षेत्र होता है उस पर निर्भर करता है। डेल्टा नोट का मान केंद्रीय धातु आयन, जो केंद्रीय धातु आयन है उस पर, और क्या कह सकते हैं जो लिगेंड है उस पर जो उपस्थित आवेश है उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उस पर डिपेंड करता है डेल्टा नोट। कैसे कह सकते हैं डेल्टा नोट पर निर्भर करता है, कि डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये डी कक्षक है 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये डी कक्षक है। हमने कहा कि डेल्टा नोट किस पर निर्भर करता है, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड पर उपस्थित आवेश के क्षेत्र, उसके कारण उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी कोई संकुल है उसमें यदि पर्पल लिगेंड होता है तो ये विपाटन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये विपाटन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और यदि कोई, ये तो कह सकते हैं पर्पल क्षेत्र यानी पर्पल लिगेंड की उपस्थिति, पर्पल लिगेंड की उपस्थिति में, पर्पल लिगेंड की उपस्थिति में, और यदि कोई दुर्बल लिगेंड यदि संकुल में होता है तो उसका विपाटन क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होगा। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति, ये कौन सा है, डी कक्षक है। यानी पर्पल लिगेंड होगा तो उसका विपाटन, यानी पर्पल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो ये विपाटन भी क्या हो जाएगा, ये गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि दुर्बल है यानी जिनके बीच में प्रतिकर्षण कम होगा तो उनके बीच में क्या होगा, ये क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा का अंतर क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जो दुर्बल लिगेंड होते हैं उनमें क्या होता है, दुर्बल लिगेंड होते हैं उनमें मान लो ये 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 और ये 5 डी कक्षक है। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं, मान लो डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जब दुर्बल लिगेंड होगा तो उस स्थिति में क्या होता है, एक ये समान ऊर्जा के कक्षक एक साथ लिख देते हैं, 2 और 3, और इन दो को एक साथ लिख देते हैं ऐसे, तो 4 है यदि डी में तो 1 2 3, ये ऊर्जा का अंतर कम है इसलिए क्या रहते हैं, अयुग्मित ही रहते हैं। लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो उसमें ये क्षेत्र क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ये गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गैप बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा,
पहले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, युग्मित होंगे, और उसके बाद में क्या होंगे, अगले कक्षों में जाएंगे। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन थे तो पहले चौथा यहाँ आया, 5वां होगा तो यहाँ आएगा, 6th होगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा। अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अगले कक्षक में जाएगा, 8वां यहाँ आएगा, 9वां यहाँ आएगा, और 10वां क्या होगा, यहाँ आएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे जाएंगे इस प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। अब जो दुर्बल लिगेंड है वो और प्रबल लिगेंड है, इन दोनों की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का एक में युग्मन होता है, एक में युग्मन नहीं होता है, उसका कारण क्या है, मेनली कारण है, हम एक तो कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा, क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा, और एक कहते हैं युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा को क्या कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, युग्मन ऊर्जा को पैरिंग एनर्जी कह दिया, या कहते हैं पाई से, या कह दिया पाई से। अब जो दुर्बल लिगेंड होता है उस स्थिति में क्या होता है कि डेल्टा नॉट, इसका मान क्या होता है, कम होता है, किससे, युग्मन ऊर्जा से, यानी डेल्टा नॉट लेस देन पाई, यानी युग्मन ऊर्जा से क्या होता है, इसका मान कम होता है, इसलिए उनका क्या होता है, युग्मन नहीं होता है। जबकि प्रबल लिगेंड है, इनमें क्या होता है, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पाई, यानी युग्मन ऊर्जा, यानी युग्मन ऊर्जा, यानी ये कंडीशन होती है। एंड डेल्टा नॉट यानी ये जो ऊर्जा का मान है, ये बीच के जो ऊर्जा T2G और EG कक्षों बीच के जो ऊर्जा का अंतर है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, और उसके बाद में क्या होते हैं, कक्ष इलेक्ट्रॉन अगली कक्षों में परिवर्तित होते हैं अथवा चल जाते हैं। ये स्थिति होती है यानी अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो आगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।